नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का संत वाणी की बेहद विशेष पेशकश आपकी बात में। एक ऐसा कार्यक्रम जो सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, कला, संस्कृति, एजुकेशन और राजनीतिक मुद्दों पर आधारित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपके सामने ऐसे चेहरे लेकर आते हैं जो समाज में रहकर समाज की सेवा कर रहे हैं, जो आपको बताते हैं कि किस तरह से वो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं या फिर लोगों को एजुकेशन से जोड़ते हैं, किस तरह से लोगों की मदद करते हैं और उनके जो जीवन की परेशानियां हैं उनको दूर करते हैं। और आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी, जो पिछले कई वर्षों से कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं और लोगों के हित में कार्य कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले मिलकर सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। संत वाणी चैनल का मैं हृदय से आभारी हूं कि आप लोगों ने आज मुझे यहां बुला करके और अपनी बात रखने का मौका दिया। जी सुरेंद्र जी, सबसे पहले अगर बात की जाए तो आप लगभग 40 संस्थाओं से जुड़े हैं जो लोगों के हित के लिए कार्य कर रही हैं। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि किस तरह से ये जो संस्थाएं हैं वो लोगों के हित में कार्य करती हैं या किस तरह से उनकी सेवा के लिए अग्रसर है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए मैडम, जितनी भी संस्थाएं हैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो समाज के उत्थान के लिए, समाज के अच्छे कार्यों के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाएँ, शिक्षा के सुविधाएँ और जो भी समाज की हमारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जिसे सरकार पर हम पूर्णतः आधारित नहीं हो सकते, तो समाज का भी दायित्व बनता है कि हम लोग उसमें अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जिसका जितना सामर्थ्य है समय से, राशि से और किसी भी प्रकार की सेवा से तो अवश्य करना चाहिए। दिल्ली में जैसे आपने कहा कि अनेकों संस्थाएं हैं, कुछ धार्मिक हैं जो हिंदू धर्म का प्रसार करती रहती हैं। प्रीतमपुरा की रामलीला हो या लाल किले चांदनी चौक की रामलीला हो, मैं उन सब से जुड़ा हुआ हूँ। जो दिल्ली प्रशांत विहार रोहिणी के क्षेत्र में अभी पिछले 25 सालों से विकास हुआ है, यहाँ अनेकों संगठन हैं जो समाज हित में कार्य करते हैं। तो मैं लगभग सभी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। सर, पिछले कई वर्षों से आप संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आपकी सबसे पहली संस्थान की बात की जाए तो सबसे पहले आप कौन सी संस्थान से और किस तरह से इन संस्थाओं से जुड़े, इसके बारे में भी जानना चाहूँगी। सर, प्रथम तो जहाँ मेरा जन्म हुआ मॉडल बस्ती क्षेत्र है पुरानी दिल्ली के अंदर, फिल्मिस्तान सिनेमा के साथ, तो मैं अपने पिताश्री के साथ वहाँ एक श्री अग्रवाल धर्मशाला का निर्माण चल रहा था। वहाँ संत वाणी, जैसा कि आपके चैनल का भी नाम है, काफ़ी संत वहाँ आते थे। भवन निर्माण के समय धनराशि की आवश्यकता थी और समाज के अनेक लोग शाम को 4 से 5 घंटे वहाँ संत वाणी का लाभ लेते थे। उसी समय मेरे मन में प्रेरणा आई कि जब हमारे बुज़ुर्ग, हमारे समाज के जितने भी व्यक्ति समय दे रहे हैं, इनके पीछे क्या राज है। उन्होंने कहा कि जैसे स्कूल हैं, छोटी मंदिर हैं, धर्मशालाएं हैं, अगर समाज बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा नहीं लेगा, इसके लिए अच्छे कार्य नहीं करेगा, तो ये संस्थाएं नहीं खड़ी होंगी और समाज में अधूरापन, मान लीजिए चाहे वो किसी की बेटी के विवाह शादी की बात थी, स्कूल में शिक्षा की बात थी या स्वास्थ्य के लिए उस समय एक छोटी मोटी डिस्पेंसरियाँ वहाँ चलती थी, सभी में योगदान वो लोग देते थे। तो जब पिताश्री के साथ में उंगली पकड़ के ले जाते थे तो देखता था कि लोगों की भावना कितनी पवित्र है और अच्छे काम के लिए समर्पित रहते हैं। वहीं से मन में रहा कि समय आया तो मैं भी इन सब सेवाओं में जुड़ूंगा। और समय रहते जैसे जैसे आयु बढ़ी, व्यापार बढ़ा, परिवार बढ़ा, तो मैं परिवार से थोड़ा सा समय निकाल करके और इस कार्य में लग गया। जी, तो चलिए सर, प्रेरणा तो आपने बचपन में ही ले ली, लेकिन अगर यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, समाज और राष्ट्र के बीच सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो किस तरह का रोल अदा करती हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगे। देखिए, जैसा कि हमारे बुजुर्ग बताते थे कि हम आज़ाद हुए 1947 में, तो राष्ट्र इतना बड़ा राष्ट्र है हमारा, विश्व में मैं तो कहूँगा बहुत ही विकार और विशाल रूप है। अनेकों जातियां यहाँ हैं, अनेकों प्रांत यहाँ हैं, तो राष्ट्र कितना काम कर पाएगा। तो समाज का दायित्व बनता है कि छोटे छोटे क्षेत्रों में अपना दायित्व संभाले। और मेन उस समय हमारी रिक्वायरमेंट थी शिक्षा की, कि भाई जहाँ स्कूल नहीं है समाज को आगे बढ़ के स्कूल देने चाहिए, स्वास्थ्य लाभ देना चाहिए और धर्मशालाएँ, विवाह और प्रकार के जो भी आयोजन होते हैं उनके लिए बहुत कम सरकार के पास सुविधाएं थी।
जो समाज ने आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उस जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफिल किया। जी सर, यहाँ पर अगर लोगों की बात की जाए, हमारी आम जनता की बात की जाए, तो कई लोगों को नहीं पता है कि उनके हित के लिए कौन सी संस्थान बनी हुई है या किस तरह से वो जो संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं जो बनी हुई हैं उनका लाभ उठा सकती हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या सामाजिक संस्थाओं को खुले रूप से सामने आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो किस तरह से वो खुले रूप से सामने आ सकते हैं ताकि लोग उसका और अधिक लाभ उठा सके। नहीं, आप काफ़ी हद तक सही कह रहे हैं, लेकिन आज का जो समाज है वो बहुत जागृत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके पास है, न्यूज़पेपर है, और प्रचार प्रसार के बहुत से साधन हैं जो किसी समय में नहीं उपलब्ध होते थे। और ये जो दौर चल रहा है, इस समय समाज का हर व्यक्ति अपने जो क्षेत्र के जितने भी सामाजिक कार्य हैं सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और उनका लाभ भी लेता है, और इससे राष्ट्र को भी मजबूत राष्ट्र बनने का मौका मिलता है जब समाज के लोग आगे आकर के इस प्रकार के कार्यशील होते हैं। जी सर, अब अगर बात की जाए, आप संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही आप एक हॉस्पिटल है जिसके आप अध्यक्ष भी हैं, और उस हॉस्पिटल का नाम है श्री अग्रसेन हॉस्पिटल, रोहिणी में जो स्थित है। सर, इसके बारे में जानना चाहूँगी, किस तरह से ये जो हॉस्पिटल है इसका क्या समाज के प्रति जो रोल है उसके बारे में जानना चाहूँगी। श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो हमारा रोहिणी में स्थित है, ये एक बहुत बड़ी संस्था है जी। इसमें लगभग 6000 परिवारों ने अपनी नेक कमाई से दान देकर के एक विशाल भवन का निर्माण किया है। सभी अत्यंत आधुनिक उपकरण यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये ऐसी संस्था है जो मानव कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। सरकार कितने हॉस्पिटल, कितने एम्स बनाएगी जो इतनी बड़ी 135 करोड़ के राष्ट्र को पूर्ण कर पाएगी। आज हर व्यक्ति तो 5 स्टार हॉस्पिटल में नहीं जा सकता है, हर व्यक्ति महंगे उपचार को नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमने निम्न वर्ग, गरीब वर्ग और उच्च वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस भव्य हॉस्पिटल का निर्माण किया। प्रीतमपुरा में हमारे कुछ बड़े भाइयों ने एक सपना देखा कि इस क्षेत्र के अंदर आने वाले समय में एक विशाल हॉस्पिटल की आवश्यकता होगी। 500 बेड का जो हॉस्पिटल आपके क्षेत्र में यहाँ बना हुआ है, ये समाज के हित के लिए ही है। पिछले दिनों एक महामारी विश्व स्तर पर आई जिसमें डॉक्टर और स्टाफ अनभिज्ञ था, लेकिन समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अपडेट हुए, विश्व के सभी जितने भी डॉक्टर्स थे उनकी नई अचीवमेंट्स को पढ़ा, देखा, समझा, और हमने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। और बहुत थोड़े समय में, बहुत चैलेंज के समय में हमने 250 पेशेंट का यहाँ उपचार प्रतिदिन करते थे। तो लगभग कोरोना से ग्रस्त 2000 परिवारों को यहाँ से उपचार मिला, प्यार मिला, और उन 6000 परिवारों का दुलार मिला, और बहुत अधिक संख्या में हमारे यहाँ से ठीक होकर के गए। और इस बात की खुशी आप समझ सकते हैं कि समाज को और उन परिवारों को कितनी होगी जो एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में डॉक्टर भी अवेयर नहीं थे, राष्ट्र भी अवेयर नहीं था, किंतु समय रहते समाज ने आगे बढ़ कर के काम किया और एक मिसाल, बड़ी भारी जो है ना मिसाल कामयाबी में हमने पाई, और बहुत लोगों को इसका लाभ मिला। जी सर, अगर बात की जाए आपके हॉस्पिटल की, तो कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, जिस तरह का बिल आता है या जिस तरह की जो उन्हें बीमारी होती है, तो किस तरह के उपचार यहाँ पर आप लोगों को देते हैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ EWS गरीब लोगों के लिए भी 10% रिजर्व है। उसके बावजूद भी समाज का गणमान्य व्यक्ति जब कहते हैं कि भाई कुछ योगदान हम देंगे, कुछ योगदान संस्था देगी और कुछ रोगी दे पाएगा, तो उनका उपचार भी हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। और जो सक्षम नहीं है उनके लिए भी उपचार हम निःशुल्क करने का प्रयास करते हैं। सर, आप श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अध्यक्ष हैं जी। तो अगर बात की जाए हेल्थ में चेंजेस के या लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ जो चेंजेस हैं वो आज के समय में आने चाहिए, इसके बारे में जानना चाहूँगी। मैडम, स्वास्थ्य के लिए जो पिछले दिनों हमने जो समय देखा है, इससे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल, स्वास्थ्य के प्रति मैं तो कहूँगा पूरा विश्व जागरूक हुआ है, उनको अवेयरनेस आई है अपने खान पान की दृष्टि से, रहन सहन की दृष्टि से, और क्या हमें इस्तेमाल में करना चाहिए दैनिक दिनचर्या में और क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें योग का बड़ा भारी योगदान है, हमारी स्वदेशी दवाइयों का बड़ा योगदान है, और जो मेडिकल की जो गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं,
जिनके बारे में आम व्यक्ति नहीं जानता था, इस महामारी ने वो सब हमें सिखा दिया कि हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इससे आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में आज स्वास्थ्य लाभ की सीमा विश्व में सबसे अधिक है। आज कोरोना लगभग गायब है, लेकिन अभी भी जो हमने सीखा है कि 2 गज की दूरी, हाथों का धोना और सब प्रकार से शुद्ध शरीर को रखना, कोई भी ऐसी वस्तु का सेवन ना करना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ये अति आवश्यक है कि अगर थोड़ी सी अवेयरनेस आपके और आपके परिवार में रहेगी, समाज भी तंदुरुस्त रहेगा और परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा। परिवार और समाज तंदुरुस्त रहेगा तो राष्ट्र हमारा तंदुरुस्त रहेगा। सर, अगर आगे बात की जाए, जैसा कि आपने कहा कि स्वदेशी अपनाओ, और अगर हम बाकी देशों के अकॉर्डिंग भारत की बात करें तो इस टाइम पे जो कोरोना का स्तर है वो सबसे जो नॉर्मल है वो भारत में हो चुका है। तो यहाँ पर जो लोगों ने चीज़ों का सेवन किया है वो बहुत ही देसी चीज़ों का सेवन किया है जो नॉर्मली हमारे घर पे मिल जाती है। तो सर, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसा कि बताया कि जो अवेयरनेस है, जो हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवारों में खान पान था वो हम भूल चुके थे। बिल्कुल, फास्ट फूड का ज़माना था, आने वाली पीढ़ी को अवेयर नहीं था कि हल्दी क्या चीज़ है। आज हल्दी और नीम और बहुत सी ऐसी औषधियाँ जो विदेशों में तो जा कर के रजिस्टर्ड हो गई और हमारा देश भूल गया। अब हम लौट के हम फिर वहीं आ गए और अपनी संस्कृति को अपनाने लगे हैं। आज हर घर में हर माँ अपने बच्चे से कहती है रात को हल्दी का दूध पीना है, आपको आयुर्वेदिक दवाइयों का अधिक से अधिक सेवन करना है, और वो हर परिवार लगभग कर रहा है। काढ़े का उपयोग लोगों ने किया, अच्छी चीज़ है। गर्म पानी का उपयोग लोगों ने किया, अत्यंत लाभदायक है। तो ये सब चीज़ें पहले अवेयर नहीं थे। अब जो इस समय सेवन कर रहे हैं लोग, वो हर प्रकार से जांच करके स्वदेशी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में घर में उपयोग किया जा रहा है। सुरेंद्र जी, आगे अगर बात की जाए, आपके हॉस्पिटल की काफ़ी प्रसिद्धि उसे प्राप्त हुई और लगातार वो लोगों के हित में, लोगों की सेवा में लगे रहते हैं आपका हॉस्पिटल जो है। लेकिन अगर बात की जाए कि आपने कहा कि काफ़ी डेवलप है और सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन और क्या चेंजेस आप चाहते हैं कि आपके हॉस्पिटल में हो, और किस तरह से आप लोगों से बोलेंगे कि वो आए, जुड़े, और ताकि आपके हॉस्पिटल के माध्यम से गरीब लोग जो है, असहाय लोग जो है, उनकी सेवा हो सके? हमारा तात्पर्य भी समाज के निम्न वर्ग की सेवा करना ही है कि वो लोग आएँ, उपचार पाएँ और आकर के हॉस्पिटल देखें। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो बेस्ट उपकरण उपलब्ध थे वो आपके इस हॉस्पिटल ने लिए हैं। चाहे हार्ट कमांड की बात करें, चाहे हम पैथोलॉजी की बात करें, कैथ लैब की बात करें, रेडियोलॉजी की बात करें, सब अत्यंत आधुनिक उपकरण हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हर प्रकार की जांच से लेकर के उसके इलाज, उसके इलाज के बाद में जो व्यवस्था हमें करनी होती है, पोस्ट जो बीमारी के बाद, वो सब सुविधाएं हम यहाँ उपलब्ध कराते हैं और काफ़ी लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं। जी सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल की, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो और क्या नई रूपरेखा आपने इस हॉस्पिटल के लिए तैयार की, इसके बारे में जानना चाहेंगे? मैडम, जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारी संस्था 2 वर्ष पुरानी है। पहला टारगेट तो हमारा ये है कि हम अपने सक्सेसफुली इस हॉस्पिटल को 500 बेड तक वहाँ मरीजों को ला करके सेवा करें। रहा कि नई उपलब्धि की बात, नई उपलब्धि में हम चाहते हैं कि कैंसर विंग हम शुरू करें, क्योंकि कैंसर भी एक आने वाले समय में एक बड़ी विश्व में महामारी के रूप में फैलने जा रहा है। तो ऐसा डॉक्टर्स का डाटा बता रहा है। तो हमारा प्रयास रहता है कि नई चीज़ हम क्या ला सके, वर्ल्ड में नई टेक्नोलॉजी पर क्या रिसर्च चल रही है, उन पर समय समय पर हमारे यहाँ मंथन होता है डॉक्टर्स की टीम के साथ। इस पर 2 या 3 महीने में चर्चा करते हैं। एक नई थेरेपी अभी जापान में डेवलप हुई है, एक इजराइल में डेवलप हुई है, जिसका डेमो इसी महीने में अंत में हमारे हॉस्पिटल में होने जा रहा है। और हम प्रयास करेंगे कि अगर वो सक्सेसफुल होती है वो थेरेपी, जिसका रिकवरी रेट कैंसर में अधिक है, अभी होने वाली कैंसर से जो रिकवरी है बहुत कम है, नई टेक्नोलॉजी को भी हम यहाँ अपने हॉस्पिटल में लेकर के आए। जी सर, तो अभी तक हमने बात की हॉस्पिटल की, आप जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उनके बारे में, लेकिन अगर बात की जाए सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी के बारे में, तो किस तरह का सफ़र रहा, किस तरह का जीवन रहा, इसके बारे में जानना चाहूँगी। मैडम, परिवार हमारा एक मध्यम परिवार हरियाणा से बिलोंग करता है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। परिवार में पिताश्री व्यापार के सिलसिले में, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं था, व्यापार के लिए पाकिस्तान के लाहौर, जो इस समय पाकिस्तान में है, लाहौर अनारकली बाज़ार से अपना व्यवसाय आरंभ किया।
वहाँ भी पिताश्री जी ने रसगुल्लों का व्यापार शुरू किया। जैसे देश आज़ाद हुआ 1947 में, सहपरिवार और अनेकों रिश्तेदार जो वहाँ संयुक्त रूप से काम करते थे, सबको लेकर के दिल्ली आए। दिल्ली में उस समय पुरानी दिल्ली में नई अनाज मंडी, जो कि DCM मिल के नाम से वो क्षेत्र बड़ा मशहूर था, फिल्मिस्तान सिनेमा के साथ उस क्षेत्र में आकर के व्यापार शुरू किया। अपने परिवार और रिश्तेदारों को वहाँ रखा और एक रसगुल्ले की चेन, रसगुल्ले व्यापारी के नाम से हमारे पिताश्री स्वर्गीय श्री लाला लच्छी राम जी रसगुल्ले वाले दिल्ली पुरानी 6 के अंदर काफ़ी सम्मान और मान रखते थे। उनके अंदर एक भावना थी कि जो भी गरीब परिवार गांव में है या किसी भी जाति और क्षेत्र से है, उसको तुरंत कोई काम कराया जाए। उस समय थोड़ी सी राशि में स्कूटर या मोटरसाइकिल तो नहीं, साइकिल के पीछे रसगुल्लों की पेटी अपने पास से देकर के कहते थे स्कूल में जाकर बेच के आओ, रात को जो पैसे आए उससे परिवार का लालन पालन करो। तो वो भावना बहुत बाल काल में मन में आती थी कि समाज से जुड़े रहने का फ़ायदा ये है कोई हमारे सराउंडिंग कमज़ोर ना रहे। जैसे जैसे बड़े हुए, 5 भाई थे, व्यवसाय सबने अलग अलग चुने। मैंने टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त की, कई विषयों में डिप्लोमा लिए और लोहे का काम आरंभ कर दिया। आयरन एंड ट्रेडिंग एसोसिएशन जो न्यू रोहतक रोड की थी, उसके भी अध्यक्ष पद पर लगभग मैं 15 साल रहा। छोटे दुकानदार थे, छोटी फैक्ट्री वाले थे, सबको जोड़ा। सेल्स टैक्स नंबर के विषय में लोग नहीं जानते थे, उसको अवेयर किया कि डरने की ज़रूरत नहीं, सरकार को टैक्स देकर मजबूत करें। और जो रिक्वायरमेंट्स छोटे दुकानदारों की वहाँ होती थी, सरकार के विभागों से लड़ाई करके वो मुहैया कराते थे और व्यापार को आगे बढ़ाते थे। समय रहता आगे और काम कुछ करने की इच्छा थी, तो मैं लगभग 1990 में भवन निर्माण के कार्य में आ गया। 1993 में मैं रोहिणी क्षेत्र में अपने निवास को ले आया और यहाँ पर कई व्यावसायिक भवन निर्माण किए DDA से ऑक्शन प्लॉट लेकर के। परिवार में बच्चे सभी ने क्वालिफ़िकेशन अच्छी प्राप्त की और सब ने मेरे व्यवसाय को संभाल लिया। तो मुझे लगा कि मुझे अब समाज में समय देना चाहिए और मैं अत्यंत अधिक समय अपना समाज को देने लगा। बच्चों ने जैसा कि अब बातचीत की कि पापा आप समय दे सकते हैं, व्यापार हम संभालेंगे, राय करनी होती है कर लेते हैं। इस प्रकार प्यार जो है मुझे परिवार से भी मिला, समाज से भी मिला और व्यवसाय में प्रभु राम की कृपा रही, व्यवसाय भी बढ़ता रहा। तो जितना भी समय अधिक से अधिक दे पाता हूँ मैं समाज को देना चाहता हूँ। जी, तो सर ये कहना किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिताजी ने रसगुल्लों के माध्यम से लोगों के जीवन में मिठास घोली और बेटा आगे लोगों की सेवा कर कर उनके जीवन में मिठास घोल रहा है। सर, तो आगे अगर बात की जाए इसी विषय पर, तो आपके सामने यदि 3 चीज़ें हैं, आपका परिवार है, आपका समाज है और आपका व्यवसाय है, तो किस तरह का तालमेल जो है आप इन तीनों चीज़ों में बिठा पाते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। मैडम जैसा बताया कि व्यवसाय प्रभु राम की दृष्टि बनी हुई है तो सब स्मूथ चल रहा है, तो कोई उसके लिए मुझे शंका नहीं कि कहीं मुझे और बढ़ाना है, कम करना है। जो प्रभु ने दिया उससे बहुत संतुष्टि है और बड़ा आनंद आ रहा है। परिवार, बच्चे मेरे सभी कार्य में सक्षम है, सभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और अपने अपने व्यवसाय में पूर्णतः संपन्न हैं। तो परिवार की तरफ से मुझे जरा भी किसी कार्य के लिए रोका नहीं जाता, टोका नहीं जाता। और व्यापार और परिवार जब तक रिलैक्स नहीं होता तो आप समाज को समय नहीं दे सकते, नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। तो कृपा है प्रभु की कि परिवार और व्यापार सब स्मूथ है और मैं समाज को अधिक समय दे देता हूँ। सर, अगर आगे बात की जाए, समाज से जुड़े हुए हैं तो समाज को आगे किस रूप में देखना चाहते हैं आप? मैं तो अपने उन सभी भाइयों से, उन्हीं युवा साथियों से ये प्रार्थना करूँगा कि जिस समय आपको लगे कि आप अपने व्यापार और परिवार से संतुष्ट हैं या संतुष्ट होने जा रहे हैं, तो जितना हो सके कम से कम अपने समाज को सेवा दें, समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए समय दें, ताकि हम सब आत्मनिर्भर हो सके। पड़ोस में अगर कोई कमज़ोर है तो उसको गले लगाएं, उसके व्यापार में, उसके परिवार में जहाँ तक हो सके सहायता करें। जी सर, अगर आज के समय की बात की जाए तो
हमारे देश में जो युवा हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, जी। पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, वो धर्म पर फोकस कर रहे हैं, वो समाज पर फोकस कर रहे हैं। तो किस तरह से हमारे जो युवा हैं वो आकर सामाजिक संस्थाओं से जुड़े ताकि जो लोग हैं जिनको उनकी मदद की ज़रूरत है उनकी मदद कर सके, इसके बारे में चाहूँगी कि आप हमारे युवाओं को संदेश जरूर दें। ऐसा मैडम कि जैसा आज का युवा है, आपने बताया कि सब पढ़े लिखे हैं और दुनिया के बारे में आज गूगल से जानते हैं। वो चाहते हैं कि एक अच्छा क्षेत्र मिले जहां सच्चाई और ईमानदारी के साथ समाज की और राष्ट्र की सेवा हो। तो आज का युवा आगे आता है, जुड़ता है। अवेयरनेस की कमी थी, लेकिन अब जो दौर है इसके अंदर लगता है युवा पहले क्योंकि गूगल पर सर्च करता है कि कौन सी संस्था सही है या क्या प्रोडक्ट सही है। जब वो प्रोडक्ट के बारे में जान सकता है तो संस्था के बारे में भी जानता है और उसे लगता है कि वाकई ये संस्था समाज के हित में कार्य कर रही है। तो आज मैंने देखा कि युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, चाहे धार्मिक संस्था है या किसी और तरह का योगदान देने की बात है, तो राष्ट्र हित और समाज हित के लिए हमेशा तैयार है। जी। तो सुरेंद्र गुप्ता जी, आप स्टूडियो में आए, आपने बताया कि किस तरह से आप समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर लोगों के हित में, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और किस तरह से हमारे जो युवा हैं, देश के युवा हैं, उन्हें आगे आना चाहिए समाज की सेवा के लिए। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार प्रकट करता हूँ संतवाणी का। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला करके जो सम्मान, प्यार, दुलार दिया है, इसका मैं अत्यंत आभारी रहूँगा। धन्यवाद। तो सुरेंद्र गुप्ता जी, आप स्टूडियो में आए, आपने बताया कि किस तरह से सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और हमारे युवाओं को किस तरह से सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर आगे आना चाहिए, इसके बारे में तमाम जानकारी के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े रहते हैं वो किस तरह से सामाजिक संस्थाओं से जुड़े, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं भी दिल की गहराइयों से इस पवित्र जो संतवाणी हमारा टीवी चैनल है, अत्यंत लोकप्रिय है और मैं कई बार इस पर डिफरेंट चैनल्स पर देखता हूँ, समय का अभाव कम रहता है, तो दिल की गहराइयों से आप सभी का, पूरे आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम आपकी बात में बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय पर, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए संतवाणी। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।